दूर किसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम मदन था। वो अपने एक बेटे और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अजी सुनिए, घर में हम 3 लोग रहते हैं और आप हैं कि हर महीने सिर्फ 1 ही बोरी राशन ला कर देते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप मंत्री जी से कहिए कि हमें 1 माह का 2 बोरी राशन दे ताकि हम उसमें अच्छे से खाना खा सके। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। महाराज के खेत में काम करने वाले को हर एक व्यक्ति को 1 ही बोरी अनाज दिया जाता है, फिर वो मुझे 2 बोरी अनाज क्यों देंगे? तो आप राघव को भी अपने साथ महाराज के खेतों में काम पर क्यों नहीं लगा देते? फिर हमारे पास 2 बोरी अनाज आया करेगा। नहीं विमला, मैं अपने बेटे से मजदूरी नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा राजमहल में किसी अच्छे पद पर बैठे, ना कि एक मजदूर बनकर मेरी तरह अपनी जिंदगी गुजारे। ठीक है, फिर आप सीधा महाराज से ही माह की 2 बोरी अनाज लेने की गुजारिश करें। हाँ, मैं कल सुबह ही महाराज के पास जाता हूँ। अगली सुबह मदन महाराज के पास जाता है, जहाँ मदन को मंत्री मिलता है। अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो? ये तुम्हारा गरीब खाना नहीं है, महल है। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मंत्री जी, मैं यहाँ महाराज से मिलने आया हूँ। आहा, तुम क्या कहीं के राजा महाराज हो जो तुम राजा से मिलने महल में आओगे और मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? नहीं मंत्री जी। चुपचाप बताओ काम क्या है, क्यों मिलना है महाराज से? मंत्री जी, मुझे महाराज से कहना था कि मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा रहता है। हम सब कुल मिलाकर 3 लोग हैं और हमें हर माह 1 बोरी अनाज मिलता है, जिससे हम सबका गुजारा नहीं होता है। तो मैं महाराज से कहना चाहूंगा कि मुझे हर महीने कम से कम 2 बोरी अनाज दिया जाए। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, जितने लोग शाही खेतों पर काम करते हैं उन्हें उतनी बोरी ही धान मिलता है जितना जिस घर के जितने लोग खेतों में काम करेंगे उतने ही उनको अनाज के बोरे मिलेंगे। तो तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो जब महाराज तुम्हें माह में 3 बोरे अनाज दे? नहीं मंत्री जी, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। मैं उन्हें अपनी पारिवारिक हालत बताऊंगा तो वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं महाराज तक तुम्हारी बात पहुंचा कर आता हूँ। इतना कहकर मंत्री अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है और मदन से कहता है, महाराज ने तुम्हें 2 बोरी अनाज देने से मना कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मुझे महाराज से बात करने दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? महाराज मिलना नहीं चाहते तुमसे, और अगर तुमने ज्यादा शोर शराबा किया तो मैं महाराज से कहकर तुम्हारी माँ की 1 बोरी अनाज भी कटवा दूंगा, फिर अपने परिवार के साथ भूखे मरना। मंत्री मदन को अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से भगा देता है। मदन जब अपने घर आता है, उसे खाली हाथ आता देख राघव और उसकी पत्नी कहते हैं, अरे आप खाली हाथ वापस आ गए, महाराज से अनाज नहीं लाए? नहीं विमला, मैं नहीं ला पाया। लेकिन क्यों? मदन विमला को अनाज न लाने का कारण बताता है। तभी वहाँ मदन का बेटा भी आ जाता है। पिताजी, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ महाराज के खेतों में काम पर लग जाता हूँ। इससे हमारे घर में 2 अनाज के बोरे आ जाया करेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह मजदूर किसान की जिंदगी जियो। हम थोड़ा कम खाकर काम चला लेंगे। ठीक है जी, आप अगर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। फिर भी एक बार महाराज से इस बात का जिक्र जरूर करना कि हमारी अनाज की 1 बोरी 2 हो जाए। ठीक है विमला, मैं कल कह दूंगा मंत्री जी से। अगली सुबह मदन खेतों में काम करने जाता है और कुछ देर बाद वो अनाज के गोदाम के पास अनाज की बोरियां रखने जाता है, जहां वो देखता है मंत्री और एक आदमी आपस में कुछ बात कर रहे थे। अरे ये मंत्री जी छुप छुप कर किससे बात कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। मदन उन दोनों की बातें एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनने लगता है। तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे मंत्री जी, आज तक किसी को पता चला है क्या जो अब पता चलेगा? इतने वर्षों से आप मुझे राज्य के किसानों को मिलने वाला अनाज, जो कि महाराज की तरफ से उन्हें 5 बोरे दिया जाता है,
उनमें से आप उन्हें बस 1 बोरा देते हो और बाकी के 4 बोरे दूसरे राज्य में बेच देते हैं। ये बात बस आपके और मेरे बीच में ही है। अरे नालायक, धीरे से बोल। अगर किसी ने सुन लिया कि मैं अनाज का घपला कर रहा हूँ तो महाराज मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हो मंत्री जी, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आएगा, सब किसान घर जा चुके होंगे। ये सब सुन मदन हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, ये सारी करामत इस मंत्री की है। आज तक ये मंत्री राज्य के किसानों को दीमक की तरह खत्म करता जा रहा है। इसकी सच्चाई महाराज को बतानी होगी। इसकी वजह से मेरे जैसे किसान और आम जनता महाराज को निर्दयी समझ रहे हैं। इतना कहकर मदन वहाँ से महाराज के पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर एक झाड़ी में फंस जाता है, जिसकी आवाज मंत्री और वहाँ खड़ा आदमी सुन लेते हैं। ये कैसी आवाज है? जल्दी करो, उसे पकड़ो। मंत्री और वो आदमी मदन को पकड़ लेते हैं। अरे तुम तो मदन हो ना, जो कल राजमहल आया था? तुम आम जनता और महाराज को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा। हमसे चालाकी करोगे? अभी बताता हूं तुम्हें। इसे बांध दो। मंत्री और वो आदमी दोनों मिलकर मदन को बांध देते हैं। शाम से रात हो जाती है और मदन के घर ना आने से उसके घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। राघव, बहुत देर हो गई बेटा, अभी तक तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ देर में आ जाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी कभी भी इतनी देरी से घर से बाहर नहीं रहे हैं। एक बार देख कर तो आओ, वो ठीक तो है ना? ठीक है माँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैं खेतों में देख कर आता हूँ पिताजी को। इतना कहकर राघव मदन को खेतों में ढूंढने जाता है, जहाँ कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो अपने पिता को गांव में हर जगह तलाशता है और सबसे पूछता भी है। घूम फिर के वो महल पहुंच जाता है, जहां उसे मंत्री नजर आता है। मंत्री जी, मेरे पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वो शाम होते ही घर आ जाया करते थे। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम वो कहाँ हैं? मेरा ये काम नहीं कि एक एक मजदूर पर नजर रखूं, समझे? अगर पिताजी वहां भी नहीं है तो कहाँ गए? इतना कहकर राघव वहां से आ जाता है और हर तरफ अपने पिता को ढूंढता है और कहीं भी मदन का पता ना लगने पर वो अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ, पिताजी कहीं भी नहीं मिले। मैंने पूरा गांव छान लिया, पता नहीं कहाँ हैं। हे भगवान, न जाने वो कहाँ गए होंगे, किस हाल में होंगे। आप परेशान मत हो माँ, हो सकता है पिताजी किसी काम से दूसरे गांव चले गए हों। भगवान जी, न जाने कहाँ है वो, किस हालत में है। काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मदन का कहीं भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से राघव को अपने पिता की जगह महाराज के खेतों पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा राघव, तेरे पिताजी को लापता हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। कहीं वो जिंदा है, कहीं वो सब अच्छा होगा। बेटा, तू तो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन तेरे जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो जाता है। मुझे अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। ये अब क्या कह रही माँ? मैं अभी शादी नहीं कर सकता जब तक पिताजी को न तलाश लूं। बेटा, इससे शादी का कोई लेना देना नहीं। मेरी भी उम्र होती जा रही है, मुझसे घर का काम काज नहीं होता। बहू आ जाएगी तो इन सब से राहत मिलेगी। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन विमला दूसरे गांव की लड़की से राघव की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब दुल्हन राघव के घर आती है तो राघव की माँ उससे कहती है, बहू, हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन जो कुछ है हमारे पास यही है। माँ जी, आपका घर बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये घर पसंद आया है। जाओ, जाकर आराम करो। अगली सुबह विमला राघव से कहती है,
बेटा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हम 2 जने बचे थे इस घर में, लेकिन अब बहू के आने के बाद हम 3 हो गए हैं। आज तू महाराज के पास जाकर माँ का 3 बोरे का अनाज लाने की मांग करना। ठीक है माँ, मैं आज ही महाराज से 3 बोरे अनाज लाने के लिए कहूँगा। इतना कहकर राघव सीधे महल की ओर चल देता है, जहाँ उसे मंत्री मिलता है और वो उसे देख के कहता है, नमस्ते मंत्री जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, बताओ यहाँ क्यों आए हो? मुझे महाराज जी से मिलना था। बताओ क्या काम है? महाराज अभी विश्राम करने गए हैं, मैं महाराज से कह दूंगा। मंत्री जी, कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई है और अब मेरी पत्नी को मिलाकर हम 3 लोग हैं और हमें माह में मिलने वाला 1 बोरा अनाज काफी नहीं है। हमें अब 3 बोरा अनाज चाहिए ताकि मैं अपनी माँ और पत्नी का पेट भर सकूं। गांव में सबको इतना ही मिलता है, तो फिर तू क्या अनोखा है? और तूने शादी की है तो क्या महाराज से पूछ के की है, जो महाराज तुझे 3 बोरा अनाज देंगे? मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब इस राज्य के वासी हैं और महाराज का कर्तव्य है हमारा पोषण का ध्यान रखना। और मैं कोई मुफ्त में नहीं मांग रहा, मैं दिन रात राज्य की जमीन पर खेती करता हूँ। ज्यादा जुबान चलाओगे तो तुम्हारी ये जुबान कटवा दी जाएगी। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना जो अनाज मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। राघव बहुत सीधा था, इसलिए वो वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं रागिनी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आपकी चिंता का विषय मेरी चिंता का विषय है। हाँ तुम सही कह रही हो। राघव रागिनी को सब बताता है। ये सुन रागिनी सोच में पड़ जाती है और कहती है, मंत्री जी तो बहुत चतुर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसा आपको कह रही हूँ आप वैसा करना। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कल शाम नदी के पास जाना। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी होगी जो लाख की चूड़ियाँ बनाती है। आप उससे कहना कि मेरे लिए वो 1 लाख की चूड़ी बना दे। क्या? लाख की चूड़ी? लेकिन चूड़ियों का अनाज और मंत्री जी से क्या लेना देना है? मैं आपसे जितना कह रही हूँ आप उतना करिए। ठीक है। अगली शाम राघव रागिनी की बात मानकर नदी किनारे बैठी उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, सुनिए, मुझे मेरी पत्नी के लिए 1 लाख की चूड़ी चाहिए, क्या आप बना देंगी? तुम्हें अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ चाहिए? कितनी खुशनसीब है वो जो उसके पास तुम्हारे जैसा पति है। रुको, मैं अभी बना देती हूँ। वो बूढ़ी औरत उसके लिए 1 लाख की चूड़ियाँ बना देती है, जिसे लेकर राघव अपने घर आ जाता है। ये लो तुम्हारी चूड़ी, अब बताओ क्या होगा इसका? अब इस चूड़ी को आप किसी भी प्रकार महाराज तक पहुंचा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कहती हो चूड़ी बनाओ, कभी कहती हो महाराज को दे आओ। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। आप जाइए, बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए। अगले दिन राघव उस चूड़ी को एक दास के हाथों वो चूड़ी महाराज के पास भेज देता है, जिसे देखते ही महाराज उस दास से राघव को महल बुलाने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर मंत्री एक गुफा के बाहर उस आदमी से बात कर रहा था, जिसे वो राज्य का अनाज बेचता है। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये दोनों अभी तक जिंदा हैं, वरना हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप इन दोनों को मार क्यों नहीं देते? आपने इन्हें जिंदा क्यों रखा है? मेरे साथ दगा करने वाले को मैं मारता नहीं, बल्कि जिंदा रखकर तकलीफ देता हूँ। यही इन दोनों की सजा है। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन आप जल्दी से राज्य में चूहे मारने की दवा भेज देना, क्योंकि यहाँ अनाज रखा है और मैंने सुबह एक चूहे को यहाँ आसपास घूमते हुए देखा था। कहीं अनाज खराब ना हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। उस गुफा के अंदर मदन था और उसके साथ एक आदमी जिन्हें मंत्री ने अपनी कैद में रखा हुआ था। दूसरी ओर महाराज ने राघव को फौरन महल में बुलाया था। महाराज की जय हो। तुम ही हो जिसने 1 लाख की चूड़ी हमारे पास भेजी थी? जी महाराज। मुझे बताओ कौन है वो, और तुमने उसे मेरे पास क्यों भेजा? कौन हो तुम? महाराज, महाराज
ये चूड़ी नदी के पास बैठने वाली एक बूढ़ी औरत से बनाई है। क्या, एक बूढ़ी औरत से? और ये तुम्हें हमें देने के लिए किसने कहा था? माफ करना महाराज, ये मेरी पत्नी ने कहा था। इसकी पत्नी को यहाँ बुलाया जाए। कुछ देर बाद महाराज के कहने पर रागिनी को भी महल बुलाया जाता है। तो तुम हो उसकी पत्नी। ये बताओ, तुम इस चूड़ी के बारे में क्या क्या जानती हो? जितना आप उस चूड़ी की बनाने वाले के बारे में जानते हैं, उससे ज्यादा मैं जानती हूँ महाराज। तुम कौन हो लड़की? आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है जितना उस औरत के बारे में जानना जरूरी है। कहाँ है वो, हमें जल्दी से बताओ। नदी के पास। महाराज फौरन सबके साथ नदी के पास लाख की चूड़ियां बनाने वाली उस औरत के पास जाते हैं। दूसरी ओर गुफा में बहुत सारे चूहे अनाज को खाने लग जाते हैं और अनाज काटने के चक्कर में चूहे मदन और उस आदमी की रस्सियां भी काट देते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आजाद हो गए। अब मैं महाराज को उस मंत्री का सारा सच बता दूंगा और उसे दंड दिलवाऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ कैद किया गया था? पंडित मदन को एक ऐसा राज बताता है जिसे सुन मदन के होश उड़ जाते हैं। ये राज महाराज को जरूर जानना होगा और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी पत्नी और बेटे से मिलने जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं राजमहल जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। हाँ, ठीक है। मदन अपने घर की तरफ निकल जाता है और पंडित महल की तरफ, लेकिन तभी पंडित पर मंत्री की नजर पड़ जाती है और वो पंडित को वहाँ से अपने कुछ गुंडों के साथ दूर ले जाता है। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं महाराज को सच बता दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मेरा राज राज ही रहेगा। मंत्री पंडित की जान ले ही रहा होता। दूसरी ओर महाराज पेड़ के पास बैठी उस औरत को देख हैरान थे। वो औरत भी महाराज को देख भावुक हो गई थी। दोनों की आंखें नम हो चुकी थी। आप यहाँ इस हालत में? आप आ गए? आपने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है और इतने वर्षों तक आप कहाँ थी महारानी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस वक्त मेरा आपसे दूर जाना ही बेहतर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर मदन अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान हो जाती है और मदन उसे 2 वर्षों में हुई पूरी बातें बताता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है। राघव कहाँ है? पता नहीं जी, मेरा दिल घबरा रहा है। महाराज ने राघव और उसकी पत्नी दोनों को महल में बुलाया है। चलो, जरूर कोई बड़ी बात है। चलो, हमें भी महल जाना होगा। मदन अपनी पत्नी के साथ छुपते छुपाते महल जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि सभी गांव वाले नदी के पास गए हैं और वो भी चल देता है। दूसरी ओर महाराज और महारानी आपस में बात कर रहे थे। आप हमें अकेला छोड़कर क्यों गई? आपके जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद हम में ही कोई कमी थी जो हम आपको प्रेम न दे सके। नहीं महाराज, आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरे पास अपनी बेगुनाही को सच साबित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। वर्षों पहले महारानी को लाख की चूड़ियाँ बनाने का शौक था। इसी बीच जब महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया तो महाराज को एक पंडित ने बताया कि महाराज की कुंडली में संतान का योग नहीं है और ये संतान महाराज की नहीं है। तो महाराज ने महारानी को दोषी ठहराया और उनकी बहुत बदनामी हुई, जिसकी वजह से महारानी ने बिना कुछ कहे उस बच्चे के साथ महल छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। और बाद में उन्होंने उस बच्ची को एक आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि उस बच्ची की वजह से ही तो वो महाराज से दूर हुई थी और खुद लाख की चूड़ियां बनाकर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन बेटी, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बातें सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम थी। जिस बच्ची को आप आश्रम छोड़कर आई थी वो मैं ही थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली उस औरत ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे माफ कर दो बच्ची। हमें नहीं पता हम तुम्हारे पिता है या नहीं, लेकिन हमें माफ कर दो बेटी। हमारी वजह से
तुम दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा। तभी वहाँ मदन और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं और मदन कहता है, नहीं महाराज, ये झूठ है। ये झूठ है कि महारानी ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो आपका नहीं है। तुम कौन हो अब? पिताजी, आप जिंदा हैं? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। और ये सब खेल उस दुष्ट मंत्री का है। मतलब इन सब से मंत्री जी का क्या लेना देना है? महाराज, ये सब मंत्री जी ने ही किया है। जिस पंडित ने आपको बताया था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते, उस पंडित को मंत्री ने कई वर्षों तक कैद में रखा था। और उसके साथ 2 साल पहले मंत्री ने मुझे भी कैद किया था, क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई थी। कैसी सच्चाई? मदन के साथ जो भी 2 साल पहले हुआ था वो महाराज और बाकी सबको बताता है। ये सुन महाराज और बाकी सब हैरान थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि मंत्री इतना घटिया और गिरा हो निकलेगा। उसे उसके पापों की सजा मिलकर रहेगी और हमारी पत्नी और बेटी को खोया हुआ अधिकार और सम्मान मिलेगा। इतना कहकर सभी महल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां महाराज मंत्री को सजाए मौत देते हैं और अपनी पत्नी को दोबारा महारानी का पद देते हैं। इतना ही नहीं, महाराज राघव को मंत्री बनाते हैं और पूरे राज्य में सभी गरीबों को जमीन का एक एक हिस्सा भी देते हैं, जिस पर खेती करके मजदूर अपना गुजारा करते हैं और सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। क्या आप बड़े होकर कहानी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किया होगा और अपना नाम लिखा होगा, तो हमारे अगले वीडियो में उनके नाम चुने जाएंगे। इसीलिए हमारे गुड्डू टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह स्क्रीन पर आई हमारी अगली नई वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।